सोचिए, एक विचार जो एक पेंटिंग से शुरू हुआ और उसने पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। आज की हमारी विवेचना इसी विस्फोटक सफर के बारे में है कि कैसे एक सपने ने यूरोप की हकीकत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस तस्वीर को जरा गौर से देखते हैं। ये सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एक सपना है, एक बेहतर भविष्य का सपना। साल था 1848 और कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सारे देश, मतलब सारे राष्ट्र, एक साथ एक विश्वव्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य बनकर रहेंगे। यहां देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी कतार में चल रहे हैं और वो सब स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने से गुजर रहे हैं। ये भाईचारे की तरफ एक मार्च है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, हर ग्रुप का अपना अलग झंडा है, अपनी अलग पोशाक है, ये उनकी अपनी पहचान है, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ हैं। लेकिन ये एक सपना ही था, एक यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक ऐसी आदर्श दुनिया की कल्पना जो इतनी परफेक्ट हो कि असल में उसका होना लगभग नामुमकिन लगे। और सच तो यह है कि उस वक्त की हकीकत इस सपने से कोसों दूर थी। तो फिर वो हकीकत थी क्या? और सबसे बड़ा सवाल, एक कलाकार का सपना भला हकीकत कैसे बन सकता है? बस यही वो कहानी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। एक विचार के जन्म लेने से लेकर उसके हकीकत बनने तक का पूरा सफर। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां ये विचार पनप रहा था। यानी एक तरफ था एक राष्ट्र का सपना और दूसरी तरफ थी यूरोप की पुरानी दुनिया। देखिए, आज हम जैसे देश देखते हैं, मतलब राष्ट्र राज्य, वैसा 18वीं सदी के यूरोप में कुछ था ही नहीं। वो तो अलग अलग साम्राज्यों का महाद्वीप था और इन साम्राज्यों पर ऐसे राजाओं का शासन था जिनके पास असीमित शक्ति होती थी, मतलब निरंकुशवाद। उनके ऊपर कोई कानून या संविधान नहीं था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हैब्सबर्ग साम्राज्य। जरा सोचिए, ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई अलग अलग इलाकों और लोगों का एक, कह सकते हैं, एक पैचवर्क था। इसमें जर्मन बोलने वाले भी थे, इतालवी भी, मैग्यार भी, पोलिश भी, न जाने कितने अलग अलग समूह थे। इनकी ना कोई साझी पहचान थी, ना कोई एक जैसी संस्कृति। उन्हें बस एक ही चीज जुड़ती थी, सम्राट के प्रति वफादारी, किसी राष्ट्र के प्रति नहीं। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल में एक राष्ट्र का विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा। तो सवाल उठता है कि यह विचार आया कहां से? इसकी चिंगारी जली फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति ने ही वो जमीन तैयार की, वो औजार दिए जिनसे एक राष्ट्र बनाया जा सकता था। और फिर हुई फ्रांसीसी क्रांति। इसने तो जैसे सब कुछ पलट कर रख दिया। सबसे बड़ी बात, सत्ता राजा के हाथ से निकलकर आम नागरिकों के हाथ में आ गई। पितृभूमि, नागरिक, ऐसे नए नए विचार हवा में गूंजने लगे। शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया और पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक राष्ट्र को उसकी जनता बना रही थी, कोई राजा नहीं। और इसी कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की, एक बहुत ही दिलचस्प किरदार जो एक दो-धारी तलवार की तरह था। उसने एक तरफ तो क्रांति के विचारों को फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी की वजह से राष्ट्रवाद का विरोध भी पनपा। नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया, वहां उसने कई प्रशासनिक सुधार किए, खासकर उसकी 1804 की नेपोलियन संहिता। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। एक तरह से इसने पूरे यूरोप में पुरानी सामंती व्यवस्था की कमर तोड़ दी। तो हुआ ये कि शुरू में तो कई जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये मुक्तिदाता हैं, आज़ादी लेकर आए हैं। लेकिन ये जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरदस्त भर्ती, इन सब वजहों से लोगों को समझ आने लगा कि ये आज़ादी वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी। ये कार्टून उस वक्त की कहानी को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है जो लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद अपने जीते हुए सारे इलाके एक एक करके खो रहा है। मतलब नेपोलियन का साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन उसने अनजाने में राष्ट्रवाद की जो चिंगारी पूरे यूरोप में फैला दी थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। अच्छा, नेपोलियन तो हार गया, अब क्या? अब पुरानी ताकतों ने, यानी रूढ़िवादी राजाओं ने पलटवार किया। वो हर चीज को पहले जैसा करना चाहते थे, लेकिन उनकी इसी कोशिश ने एक नई क्रांतिकारी लहर को जन्म दे दिया। ये रूढ़िवादी लोग कौन थे?
इनकी सोच ये थी कि समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए पुरानी संस्थाओं को बचाकर रखना जरूरी है, जैसे कि राजतंत्र, चर्च, समाज में ऊंच नीच। ये लोग किसी भी तरह के तेज बदलाव के खिलाफ थे और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को समाज के लिए खतरा मानते। तो नेपोलियन के बाद 1815 में यूरोप की बड़ी ताकतों ने वियना में एक मीटिंग की। इसे ही वियना कांग्रेस कहते हैं। इसका एक ही मकसद था, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें खत्म करना और यूरोप में फिर से पुरानी राजशाही व्यवस्था को कायम करना। उन्होंने बर्बन राजवंश को फिर से फ्रांस की गद्दी पर बिठा दिया। उनका सीधा सीधा निशाना राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों को कुचलना था। और ये नई रूढ़िवादी सरकारें अपनी सत्ता को लेकर बहुत डरी हुई थीं। उन्होंने आलोचना और असहमति की हर आवाज को दबाने की कोशिश की। सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों, किताबों, नाटकों, हर चीज पर पाबंदी। इस कार्टून में देखिए, थिंकर्स क्लब का पहला नियम है चुप्पी। ये उस दौर का एकदम सटीक चित्रण है। इसी दमन की वजह से कई राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारक अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन विचारों को दबाया नहीं जा सकता, है ना? इसी दमन के बीच से उभरे जुसेप्पे मैट्सिनी जैसे क्रांतिकारी। उन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाए और इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति की आग को जलाए रखा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, जो उस रूढ़िवादी व्यवस्था के सबसे बड़े हिमायती थे, उन्होंने मैट्सिनी के बारे में कहा था, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि मैट्सिनी के विचार पुरानी राजशाही के लिए कितना बड़ा खतरा थे। उनके एक लोकतांत्रिक गणराज्य के सपने से ये रूढ़िवादी कांपते थे। अब तक तो ये लड़ाई क्रांतिकारियों और राजाओं के बीच थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद का ये विचार आम जनता तक पहुंचा और इसमें संस्कृति और आर्थिक संकट ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ लड़ाई और राजनीति से नहीं फैला, इसमें कल्चर यानी संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ था। योहान हर्डर जैसे विचारकों ने कहा कि किसी भी देश की सच्ची संस्कृति उसके आम लोगों यानी 10 फोक में बसती है। ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मनी की लोक कथाओं को इकट्ठा किया ताकि एक सच्ची जर्मन भावना को जगाया जा सके। लोकगीत, कविताएं, डांस, ये सब एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज बन गए। यहां तक कि पोलैंड जैसी जगहों पर, जहां रूस का कब्जा था, अपनी पोलिश भाषा बोलना भी देशभक्ति और विरोध का प्रतीक बन गया। तो एक तरफ तो संस्कृति लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगा रही थी और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन नौकरियां थी नहीं। बेरोजगारी और खाने की कमी ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया। इसका एक जीता जागता उदाहरण है 1845 में सिलेसिया में हुआ बुनकरों का विद्रोह। जब ठेकेदारों ने अचानक उनकी मजदूरी बहुत कम कर दी, तो बुनकरों ने बगावत कर दी। अब ये सिर्फ भूख का गुस्सा नहीं था, इन लोगों में अब एक राष्ट्रीय पहचान की भावना भी थी। वो अब सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और आखिर में राष्ट्र की परिभाषा भी बदल रही थी। यह सिर्फ एक साझा इतिहास या संस्कृति नहीं रह गया था। जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्न्स्ट रेनन ने बहुत खूबसूरती से कहा था, एक राष्ट्र हर रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है। इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्र में होना सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि यह हर रोज लिया जाने वाला एक फैसला है, एक साथ रहने का फैसला। तो देखा हमने कैसे एक कलाकार का यूटोपियन सपना एक ऐसी राजनीतिक हकीकत बन गया जिसके लिए लोग अपनी जान देने तक को तैयार थे। राष्ट्र का विचार यूरोप में आ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल तो ये है कि इस विचार ने आगे चलकर सिर्फ यूरोप का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा